हेलो। कुछ कर गुजरने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अब्राहम लिंकन। इस कोट्स का आप लोग ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। आज लक्ष्मीकांत की ऑडियो सीरीज़ में हम लोग 7वां चैप्टर देखेंगे, जो है कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स शुरू कर रहे हैं। इसका हिंदी है मूल अधिकार। ठीक है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अमेरिका के विधेयक से प्रभावित रहे। भाग 3 में कितना से कितना, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए हैं। मूल रूप से जब संविधान बना था उसमें 7 मूल अधिकार थे। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। शुरुआत में जो 7 मूल अधिकार थे, उनमें से संपत्ति का जो अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 था, उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया और उसे कहाँ रखा गया है, संविधान के 12वां भाग जो है उसका अनुच्छेद 300 क के अंदर रखा गया है। तो फिलहाल है मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। पहला है, उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ठीक है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक विदेशी लोग हो या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद एवं कंपनियां हो। ठीक है। कुछ जो है जो भारतीयों के लिए है, सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए है, और कुछ है जो सभी के लिए है, चाहे वो नागरिक हो, विदेशी हो या कानूनी व्यक्ति हो। ठीक है, जैसे परिषद या कंपनियां। दूसरा है, ये असीमित नहीं है लेकिन बाध्य योग होते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। तीसरा है, कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है। जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई,
जब अधिकार राज्य कार्रवाई के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो वे संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार है। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। ये न्यायोचित है। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यकता नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वह वहां अपील को लेकर जाया जाए। यह स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक द्वारा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। मूल अधिकारों के संशोधन को अध्याय 11 में विस्तार से वर्णित किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 20 और 21 जो है, इसको छोड़कर बाद बाकी सभी को राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इसे सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 31 का संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया है एवं अनुच्छेद 31 ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति आदि है। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 33 ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित है, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे। अनुच्छेद 35 राज्य की परिभाषा। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है: कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। ठीक है, कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, ठीक है, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आता है उच्चतम न्यायालय के अनुसार। मूल अधिकारों से असंगत विधियां। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 को प्राप्त है, जो कि विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है: स्थायी विधियां संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित,
अस्थायी विधियां जैसे राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। प्रत्यायोजित विधान कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। मूल अधिकारों पर एक नज़र देखते हैं। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18, इसमें है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 के अनुसार है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 है मूल धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, सभी को समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत और उनका आचरण निषिद्ध। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में है 6 अधिकारों की सुरक्षा है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और वृत्ति करने की स्वतंत्रता, मतलब व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 21 है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया। अनुच्छेद जिसमें 23 जो है बलात्सर्म का प्रतिषेध करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24। ठीक है, और अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का विवरण किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। सभी को मतलब अपना धर्म अंतःकरण करने का, धर्म का अबाध रूप से मानने का, आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के अनुसार। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के तहत है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। 29 अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो 29 है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों का जो है भाषा, लिपि और संस्कृति का सुरक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 में है। और अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30। और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इनमें जो शामिल याचिकाएं हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। विदेशियों के मूल अधिकार जो है वो देखते हैं। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये इस तरफ है, और इधर नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार जो है इधर है। तो पहले देखते हैं कि केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो है आर्टिकल 15 जो है केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है आर्टिकल 15 है, केवल भारतीयों को प्राप्त है, भारतीय नागरिक को। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 जो है विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीयों को है।
सिर्फ भारतीय नागरिक को ही संघ बनाने का अधिकार दिया जाएगा, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। और 29 है, अनुच्छेद 29 है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ठीक ना। और अनुच्छेद 30 है, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, ठीक है। मगर ये केवल भारतीय नागरिक को अधिकार है। बाहर से अगर कोई अल्पसंख्यक आकर के अगर भारत में बोले कि हम अपना धर्म का प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेंगे, तो उसका अधिकार फंडामेंटल राइट में नहीं है, सिर्फ भारतीय नागरिक को है। अब ऐसे अधिकार देखिए जो शत्रु देश को छोड़कर नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, ठीक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अनुच्छेद 14 है, विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 जो है, जो भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को है, ठीक है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को है। विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण, मतलब कानून सभी के लिए समान, 14। और अनुच्छेद 20 है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अपराध अगर कोई किया है तो उसको अपने आप को निर्दोष साबित करने का अधिकार दिया जाएगा, तो वो विदेशी और भारतीयों को दोनों को है। अनुच्छेद 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी दोनों को है, अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 का है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अगर कोई विदेशी नागरिक भी है उसको भी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है भारत में। कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण, अनुच्छेद 22 जो है, ये अधिकार दोनों को है। अनुच्छेद 23 है, बलात्सर्म एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर जो होता है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी है। और अनुच्छेद 24 जो है, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, अगर कोई विदेशी बच्चा है उसको भी आप कारखाना में नहीं कर सकते। विदेशियों को और भारतीयों को दोनों को ये मूल अधिकार प्राप्त है, ठीक है, अनुच्छेद 24 के। अनुच्छेद 25 के अंतर है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, ठीक है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता का अधिकार किसको है, भारतीयों और विदेशी दोनों को है, 25, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 है, धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 के तहत, भारतीय और विदेशियों दोनों को। अनुच्छेद 27 है, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, अनुच्छेद 27 के अंदर है, किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु जो कर है उससे छूट का अधिकार है भारतीयों और विदेशियों दोनों को। अनुच्छेद 28 है, कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता, ये भारतीयों और विदेशियों दोनों को है, अनुच्छेद 28। इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। समानता का अधिकार, विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण, विधि मतलब लॉ। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। विधि के समझ समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में शामिल है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, मतलब किसी को भी एक विशेष विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। दूसरा है साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, मतलब सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सभी को एक लॉ का एक नज़र से देखा जाएगा। कोई व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी विधि से ऊपर नहीं है, मतलब सभी के लिए समान नियम है, समान कानून है, कोई भी विधि से ऊपर नहीं है।
दूसरे संदर्भ में निहित है, विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता और समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम। समान विधि के अंतर्गत जितना भी व्यक्तियों का सबके लिए समान नियम होगा। बिना भेदभाव के सम्मान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। जिस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ है जबकि दूसरा सकारात्मक, हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता है। मतलब सभी को विधि, अवसर और न्याय की समानता प्राप्त हो। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है। यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देनों के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त, पृथक होना चाहिए। विधि का शासन। ब्रिटिश न्यायवादी एबी डाइसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। इस संबंध में उन्होंने निम्न 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की है। इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। और दूसरा है, विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति अमीर, गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी, गैर अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है, सब समान है कानून की नज़र में। तीसरा है, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालय द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है। पहले एवं दूसरे कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। इसीलिए इसे किसी भी तरह, यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। समता के अपवाद। विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद है। इनका वर्णन इस प्रकार है। भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को निम्न शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति पर के कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य या लिए गए किसी भी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में अगर आप उस पर एक्शन लेते हैं तो वो उसके लिए जवाबदेह नहीं होगा। ये सब अनुच्छेद 361 के तहत 361 के तहत अधिकार दिया गया है। दूसरा है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जा सकती। जब तक वो पद पे हैं इस तरह का कार्यवाही नहीं रखा जा सकता, अनुच्छेद 361 क के तहत। तीसरा है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। जब तक वो उस पोस्ट पे बने हुए हैं, गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किया जा सकता। चौथा है, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है। मतलब पहले सूचना दीजिए, उसके 2 माह बाद उस पर मुकदमा चलेगा। कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो या टेलीविज़न में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा, अनुच्छेद 361 का के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 361 का किसको देता है? कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में जो भी कार्रवाई हो रहा है उससे संबंधित कुछ भी प्रकाशन जो है न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न में या रेडियो में करता है तो उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं किया जा सकता, 361 का के तहत। तीसरा है, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, अनुच्छेद 105 के तहत। संसद के अंदर अगर जो सांसद है तो किसी भी कोई भी सदस्य को
कोई भी मत या अपना संबंध में कुछ भी वहाँ स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, एक अनुच्छेद 105 ये अधिकार देता है। चौथा है, राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 194, राज्य के विधानमंडल में या उसकी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई कोई बात, 105 जो है वो संसद के लिए है और 194 जो है वो राज्य विधानमंडल में कोई भी अपना मत स्टेटमेंट देता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं किया जाएगा न्यायालय में। 5 नंबर है अनुच्छेद 31 का अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 29 की उपधारा ख या उपधारा ग का समावेश है तो उसे आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती उस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। ये लाइन याद रखिएगा, जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां अनुच्छेद 14 चला जाता है। 6 है, विदेशी संप्रभु, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। जो है विदेशी संप्रभु जो है शासक और राजदूत और कूटनीतिक व्यक्ति जो है दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। 7वां है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। यूएन को और इसके एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, इसमें 2 कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय है किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागता राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होंगे। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम के निम्न 3 अपवाद हैं। पहला है, राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करें। ठीक है, यह अपवाद है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। ठीक है, ये अनुच्छेद 15 का अपवाद है। राज्यों को इनकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। उदाहरण के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक संस्थाओं में शुल्क से छूट शामिल है। इसीलिए आर्टिकल 15 जो बोलता है धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो उसके विरुद्ध ही आरक्षण है। तो ये आरक्षण का जो मुद्दा है अपवाद है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए राज्य ऐसा कर सकता है। राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। एडमिशन में जो रिजर्वेशन दिया जाता है इसी के तहत ये शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अंतिम प्रावधान को संविधान के 93 जो संशोधन था 93 संशोधन जो था 2005 द्वारा शामिल किया गया। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2006 पारित किया, जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान
प्रवेश में आरक्षण का अधिनियम जो 2006 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27 सीटें आरक्षित की गई है। इनमें IIT एवं IIM जैसे संस्थान भी शामिल हैं। IIT और IIM में जो है वो उसमें भी प्रवेश में आरक्षण है। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि वो इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करे। तो क्रीमी लेयर क्या होता है ये देखते हैं। पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तबके हैं संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दूसरा है ग्रुप वर्ग ए, ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवा के क्लास 2 अधिकारी, जो कि केंद्रीय या राज्य सेवाओं में है। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि। यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। तीसरा है सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी या नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों में समान रैंक का अधिकारी। चौथा है डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर। और पांचवा है व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति। छठा है शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले हैं। जिन लोगों की सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है। 1993 में जबकि मलाई दर परत क्रीमी लेयर हदबंदी लागू की गई है, यह 1 लाख थी। बाद में 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख तथा 2008 में 4.5 लाख एवं 6 लाख रुपये 2013 में किया गया है। तो 2013 में कितना किया गया था? 6 लाख क्रीमी लेयर का लिमिट। तो लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, अनुच्छेद 16 जो है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। मतलब सभी को समान अवसर मिलेगा उस पोस्ट के लिए। कोई भी नियोजन अगर गवर्नमेंट द्वारा निकाला सभी को समान, इसी वजह से समान कंपटीशन, समान एग्ज़ाम लिया जाता है अनुच्छेद 16 के तहत, ठीक है। तो किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता या केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवासी के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए आयोग नहीं ठहराया जाएगा। जैसे आप कहीं नॉर्थ ईस्ट से है, कहीं से है, साउथ से है, इसके लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए आपको आयोग ठहराया नहीं जा सकता। ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है जो आर्टिकल 16 के अंदर आपको दिया गया है। जन्म के स्थान या जाति या फिर धर्म, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी लिंग के हैं, आपको समान अधिकार दिया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के साधारण नियम में 3 अपवाद है। आर्टिकल 16 का भी जो अपवाद है वो देखिए, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं थी। मतलब संसद जो है विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकता है और राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसे अगर कोई पोस्ट के लिए समान प्रतिनिधित्व सभी जातियों को उसमें समावेशन है तो राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, किसी पद को किसी वर्ग के पक्ष में बना सकता है विशेष वर्ग को। तो इसके बाद है विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है। विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। मंडल आयोग और उसके परिणाम, मंडल आयोग और उसके परिणाम क्या है?
1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। बीपी मंडल जो अध्यक्ष थे उस समय मोरारजी सरकार देसाई की सरकार थी 1979 में। ठीक है। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति शामिल नहीं हैं। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। मंडल आयोग जो है, जो ओबीसी कैटेगरी वाले को लिए 27% आरक्षण की सिफारिश किया था 1918। इस तरह संपूर्ण आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को 50% हो गया। 10 वर्ष पश्चात 1990 में बीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। दोबारा 1991 में नरसिम्हन राव ने 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए। पहला था 27% में पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण, और दूसरा था 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े, विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए व्यवस्था। प्रसिद्ध मंडल के 1992 में 16 का 4 के विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में, जिसे रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उनका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया, यद्यपि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। उस समय जो था 10% आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार कर दिया गया था। अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है ये वही बात हो रही है। अभी जो दिया गया है उस समय अस्वीकार कर दिया गया था। फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा गया। ओबीसी का जो 27% आरक्षण था उसको बनाए रखा गया। अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। क्रीमी लेयर का जो लोग है उसको आरक्षण का सुविधा से बाहर रखा जाएगा। दूसरा है प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। प्रमोशन में कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए। प्रोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्ष तक लागू रह सकता है, 1997 तक। उसके बाद प्रोन्नति में कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी पोस्ट अगर निकल रहा तो उसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए नियम। उसके बाद है आगे ले जाने का नियम, कैरी फॉरवर्ड नियम रिक्त पदों के लिए वैध रहेगा। ठीक है, बैकलॉग वैकेंसी जो है उसके लिए वैध रहेगा, लेकिन इसमें भी 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसमें भी 50% जो आरक्षण का सिद्धांत का है नियम, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अति जोड़, ओवर इंक्लूजन या न्यून जोड़, अंडर इंक्लूजन के परीक्षण के लिए एक स्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए। अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया। कौन सा समिति? रामनंदन समिति। इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। यह नौकरी आरक्षण के उद्देश्य से सूची में नाम जोड़ने व निकालने पर विचार करता है। प्रोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77वें संशोधन अधिनियम को 1995 में पास कराया गया। इसने अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जोड़ी, जिसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। 85वां संशोधन अधिनियम जो था 2001 का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरकारी सेवाओं हेतु आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामित वरिष्ठता की व्यवस्था करता है। इसे पूर्वगामी जून 1995 से प्रभावी किया गया था।
बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में निर्णय जो 81वें संशोधन अधिनियम 2000 के तहत रद्द किया गया, इनमें अनुच्छेद 16 में एक और व्यवस्था को जोड़ा। इससे राज्य ने रिक्त आरक्षित पदों को अनुवर्तित वर्ष या वर्षों में भरने के लिए शक्तिशाली बनाया। इस तरह के आरक्षित वर्ग को उस वर्ष के जिनमें भर्तियां हुई साथ नहीं जोड़ा गया, ताकि आरक्षण की 50% की सीमा का पालन किया जा सके। संक्षेप में इसने बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया। 76वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1994 ने तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% के स्थान पर स्थापित कर दिया। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया। इसका नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया तथा इसमें विस्तार कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए। अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 13 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणिक समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म, कुछ जातियों के आधार, सामाजिक निर्योग्यता अतः कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि से इनका बहिष्कार नहीं है। जन अधिकार सुरक्षा 1995 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके तहत 6 माह का कारावास या 500 रुपये का दंड अथवा दोनों शामिल है। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाए उसे संसद या राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए आयोग करार की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम निम्नलिखित को अपराध मानता है: किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा से रोकना। दूसरा है परंपरागत धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना। तीसरा है किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार करना। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को बेइज्जत करना। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना। किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। आर्टिकल 18 के तहत कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 के तहत बिना राष्ट्रपति की सहमति के आप कोई भी उपाधि विदेशियों से नहीं ले सकते। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उपरोक्त प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि ये सब राज्य के समझ समानता के अधिकार के विरुद्ध है। किसी को भी ये सब उपाधि, वंशानुगत उपाधि नहीं दिया जाएगा। ये सब प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था उनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री है। न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इनमें उल्लंघन नहीं होता। इस तरह ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि यह भी व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वाले के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना पड़ेगा। अगर
प्रत्यय के रूप में अगर सामने में, जैसे अगर आप अपने नाम के सामने में पद्म विभूषण, पद्म भूषण अगर यूज़ करते हैं तो आपको वो पुरस्कार त्यागना पड़ जाएगा। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने इस विषय में अपनी राय दी थी। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की संस्थापना 1954 में हुई। ठीक है, 1954 में ये स्थापना हुआ। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने उसका क्रम तोड़ दिया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार उन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया। तो 1977 में जो था मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली पार्टी जो था उसका क्रम तोड़ दिया था इस तरह के पुरस्कारों का। फिर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार इसे फिर से स्टार्ट किया। तो आज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज के लिए इतना ही, और अगले सेशन में हम लोग इसका दूसरा पार्ट में देखेंगे आगे के फंडामेंटल राइट्स के अधिकार। आप लोगों को अगर ये सब सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें।